हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके स्टडी पॉइंट में। और आज हम बात करने जा रहे हैं अर्थशास्त्र से मतलब सांख्यिकी। जो आर्ट इकोनॉमिक्स मतलब क्लास 11th में दो बुक है, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरी स्टैटिक्स। मतलब एक प्रारंभिक व्यष्टि अर्थशास्त्र और दूसरी सांख्यिकी, आर्थिक सांख्यिकी। तो आज हम बात करेंगे सांख्यिकी की। किसकी? सांख्यिकी की। ये इस बुक में प्रैक्टिकल पढ़ेंगे हम कि प्रैक्टिकल पढ़ने से पहले उसके जो थ्योरी है बुक के अंदर दे रखी है 5 चैप्टर, उसके बारे में हम पहले अच्छे से पढ़ेंगे जिससे कि हमारे को प्रैक्टिकल में दिक्कत ना हो। तो आज मैं जो पहला चैप्टर लेके आया हूँ, जो सांख्यिकी का जो पहला चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर है, उसके बारे में हम पूरे डिटेल से बात करेंगे। तो ये 2 पार्ट में बनाऊंगा मैं, ताकि ज़्यादा लंबी वीडियो ना जाए और आप अच्छे से देख लो। तो जिसको भी पार्ट 2 का लिंक चाहिए वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आज हम बात करने जा रहे हैं पहले चैप्टर फर्स्ट की जो है। इसमें पहले हम बेसिक चीज़ें पढ़ लेते हैं। क्या बेसिक चीज़ें? बेसिक चीज़ें, ताकि आपको आने वाले समय में कोई वर्ड मिलता है जिसको आप समझ नहीं पाते हो तो वो आपको समझ में आ जाए। ठीक है। अब बात करेंगे हम पहले उपभोक्ता की, उपभोग की, उत्पादक और फिर उत्पादन। उसके बाद बात करेंगे हम निवेश की, निवेश की। फिर आर्थिक क्रिया क्या होती है? क्या? आर्थिक क्रिया। ये हम 5 वर्ड पढ़ेंगे पूरे एक बार, पहले बेसिक चीजें, ताकि आपको आने वाले समय में दिक्कत ना हो। जैसे बहुत लोगों को पता भी होगा उपभोक्ता क्या होता है। जिसको नहीं पता उसके लिए बता दूं मैं कि उपभोक्ता वह व्यक्ति होता है। क्या होता है? उपभोक्ता व्यक्ति होता है। आप भी हो सकते हैं, मैं भी हो सकता हूँ। उपभोक्ता व्यक्ति होता है मतलब उपभोक्ता वह व्यक्ति होता है जो अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए, अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वस्तु और सेवा का उपभोग करता है। अब जैसे मान लो मेरी आवश्यकता है एक मार्कर, ये मार्कर खत्म हो गया, मेरे को मेरी आवश्यकता पड़ी मार्कर की लिखने के लिए, तो मैं दुकान पे जाऊंगा अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए और क्या करूंगा? मार्कर खरीदूंगा। तो उसे मैं उपभोक्ता हुआ ना, क्योंकि मैं वस्तु और सेवा का क्या कर रहा हूँ? उपभोग कर रहा हूँ, उसको प्रयोग कर रहा हूँ खरीद के। तो ये हम मेरा उपभोक्ता हो गया। ठीक है, इतना आप समझ में आ गया। जैसे उपभोग, अब उपभोक्ता कौन होता है? उपभोग करने वाला। तो उपभोग मतलब उपभोग से अभिप्राय है कि जैसे वस्तु आप अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए जो वस्तु खरीद के लाए, जैसे मैं मार्कर खरीद के लाऊं तो आप खरीद के रखूंगा तो इसको प्रयोग करूंगा, इसका प्रयोग करना जो होता है हमारा उपभोग कहलाएगा। अब बात करते हैं उत्पादक की। किसकी? उत्पादक की। उत्पादक मतलब जैसे ये उपभोग करने वाला होता है, खरीदने वाला, तो कोई उत्पादन करने वाला भी होगा। तो जैसे उत्पादक वह व्यक्ति होता है जो अपनी आय के सृजन के लिए, आय की प्राप्ति के लिए वस्तु और सेवा को क्या करता है? उत्पादन करता है। उत्पादक क्या करता है? उत्पादन करता है, याद रखना। अब उत्पादन होता है क्या ये बताओ। उत्पादन मतलब जैसे कोई फार्म है, कंपनी है या उद्योग है, किसी मानव की आवश्यकताओं की मतलब मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए उसको पूरा पूर्ति करती है, मतलब उसकी संतुष्टि के लिए जो पूर्ति करती है, जैसे मानवीय आवश्यकताओं की जो पूर्ति करती है वो फार्म, उद्योग या कंपनी, उसे उत्पादन कहते हैं। अब बात करते हैं निवेश को। निवेश क्या होता है? निवेश से अभिप्राय अपने पैसे को ऐसी जगह लगाना जिससे हमें अधिक लाभ प्राप्त होता है। जैसे मैं बताऊं, आपके पास पैसे पड़े हुए 10,000 मतलब रुपए है, 10,000 रुपए है आपके पास। तो इतना बताओ, आपके पास 10,000 रुपए रहे हो तो घर में किसी काम के नहीं हो, आप जरूरत करोगे उसको खर्च कर दोगे, मगर आपको उस 10,000 से और पैसे बनाना है। एक बार बताओ, आप उसको ब्याज पे लगाओगे, तो ब्याज पे लगाओगे तो आपका पैसा जो बढ़ेगा, 10,000 लगाओगे तो 15,000 हो जाए, 20,000 हो जाए, तो बढ़ेगा। तो मतलब अपने पैसे को ऐसी जगह लगाना है जिससे कि अधिक लाभ प्राप्त होता हो। ऐसी कोई सी भी जगह का हाँ भी हम पैसे लगा सकते हैं जहाँ से हमें अधिक लाभ प्राप्त होता हो। ठीक है। आर्थिक क्रिया क्या होती है? धन अर्जित करने के उद्देश्य से की जाती है। कोई भी आर्थिक क्रिया जो अर्जित करने के उद्देश्य से की जाती है तो उसे आर्थिक क्रिया कहते हैं। ये आर्थिक क्रिया कहते हैं उसे। हाँ, ये सब समझ में आएगी। अब बात करेंगे हम कुछ, जैसे अब ये तो बेसिक बेसिक चीजें मतलब हमारे को चैप्टर के फर्स्ट नंबर में आगे पहले पेज पे इधर रखा है, तो आपको समझ में आ जाएगा। जिसको भी एक्सप्लेनेशन चाहिए अच्छे से वो कमेंट जरूर कर देना, जिससे कि मैं आपको कमेंट में पूरी एक्सप्लेनेशन लिख दूँ, अच्छे से डेफिनेशन मिल जाएगी आपको अच्छे से। अब बात करते हैं जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिस बुक का, इस सांख्यिकी का मतलब क्या होता है? इस सांख्यिकी का मतलब क्या होता है? मतलब सांख्यिकी गणित की शाखा होती है। किसकी? गणित की। ठीक है। इसमें आंकड़ों का प्रदर्शन, प्रस्तुतिकरण, वर्गीकरण और उसके गुणों का आकलन किया जाता है। सांख्यिकी मतलब आंकड़ों के, जो हमारे आंकड़े क्या होते हैं, 1 2 3, ये सब हमारे आंकड़े होते हैं। ठीक है। तो अब मतलब इसकी डेफिनेशन हो सकती है कि सांख्यिकी गणित की वह शाखा है जिसमें आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण, वर्गीकरण, प्रदर्शन और उसके गुणों का आकलन का अध्ययन किया जाता है। तो उसे हम क्या कहते हैं? सांख्यिकी कहते हैं। इस बुक में पूरी प्रैक्टिकल है, आपको बता दिया जाए, मतलब ये थ्योरी जो पढ़ा रहा हूँ मैं तो वो प्रैक्टिकल ही बनेगा। मतलब आपको इसमें बताया जाएगा थ्योरी के थ्रू कैसे मतलब जो आंकड़े हैं कैसे तैयार होते हैं, आंकड़ों को कैसे प्रस्तुत किया जाता है। पहला चैप्टर जो है हमारा
उसकी अवधारणा मतलब आती है, परिभाषा के बारे में पूरा बता रखा है। दूसरे चैप्टर से हमारा शुरू होगा आंकड़ों का संकलन, मतलब आंकड़ों को एकत्रित कैसे करते हैं। तो उसी को मतलब जो हमारे 5 चैप्टर है उसमें बताया जाएगा कि कैसे कैसे उसको किया जाता है। तो ठीक है, इसके बाद हम जो बात करने जा रहे हैं कि अर्थशास्त्र क्या होता है। क्या अर्थशास्त्र क्या होता है? जो हमारी इकोनॉमिक्स है, मतलब अर्थशास्त्र, जो हमारा पहली हेडिंग है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र क्या होता है हमारा, इससे हम पहले जान लेते हैं दुर्लभता क्या होता है। क्या दुर्लभता क्या होता है? दुर्लभता वह स्थिति होती है, क्या दुर्लभता वह स्थिति होती है जिसमें संसाधनों की मांग संसाधनों की पूर्ति से अधिक होती है। समझ में आया नहीं आया? कोई मांग और पूर्ति वाला चैप्टर जो आप थ्योरी वाली बुक में पढ़ोगे, इस बुक में मतलब जो आपको मैं समझाता हूँ कि जैसे दुर्लभता, जैसे मैंने एक बुक बनाई, उसकी 10 फोटोकॉपी कराई या 15 फोटोकॉपी कराई, मैक्सिमम मान लो 15 फोटोकॉपी करवाई, और मैंने उसको मार्केट में बेचने के लिए भेजी, तो 15 भेजी मैंने गिनती की। अब 15 में से 20 या 25 लोग खरीदने के लिए आ जाते, तो बताओ 20 या 25 के 25 लोग उसको खरीद सकेंगे? नहीं, वही दुर्लभता स्थिति आती है वो। तो उसे दुर्लभता कहते हैं। मतलब जो हमारी मांग जो है हमारा, वो बड़ा होगा किससे? पूर्ति से। पूर्ति मेरी क्या है? बुक है, और ये लोग है, तो लोग ज्यादा है और बुक कम है। ठीक है, ये समझ आ गया होगा आपको। अब अर्थशास्त्र क्या होता है? अर्थशास्त्र है दुर्लभ संसाधनों का इस ढंग से प्रयोग करना। मैंने दुर्लभ संसाधन बताया आपको क्या होता है। दुर्लभ संसाधनों का इस ढंग से प्रयोग करना कि व्यक्ति को अधिकतम संतुष्टि मिल सके। ठीक है, इतना समझ आ गया होगा। मतलब अर्थशास्त्र है दुर्लभ संसाधनों का इस ढंग से प्रयोग करना कि व्यक्ति को अधिकतम संतुष्टि मिल सके, इसका अध्ययन अर्थशास्त्र कहलाता है। ठीक है, ये नोट डाउन कर लेना, जिसको भी ये डेफिनेशन पूछ सकता है। अर्थशास्त्र की बहुत सारी डेफिनेशन है, अलग अलग लोगों ने अलग अलग दी है। मैंने ये अपनी डेफिनेशन जो अपनी तरफ से बनाई है, तो ये बहुत ईजी है। बुक के अंदर जो 10-10 लाइन की 20-20 लाइन की, वो बहुत एकदम समझ में नहीं आएगी आपको। तो जो मैंने आपको बताई वो लिख लो या कमेंट बॉक्स में लिख देना, जिसको भी डेफिनेशन चाहिए मैं लिख दूंगा आपके लिए। ठीक है, अब अर्थशास्त्र की हमने बात कर ली, अर्थशास्त्र होता क्या है, तो लगता की बात कर ली। अब हम कुछ बेसिक चीजें के बाद जो हम बात करने जा रहे हैं बुक के टॉपिक वाइज कि अगला टॉपिक हमारा क्या है। और जो हमारी अगली हेडिंग है, मतलब जो हमारी अगली हेडिंग है उसमें मतलब 3 चीज बता रखी है। क्या 3 चीज? दुर्लभता हमने पढ़ ली, अर्थशास्त्र की अवधारणा पढ़ ली। अब मतलब जो 3 चीज दे रखा है हमारा उपभोग, मैंने आपको अभी बताया था वस्तु और सेवाओं का जो प्रयोग करते हैं उसे उपभोग कहलाता है। उपभोग के बाद आता है उत्पादन, ये भी आपको बताया था मैंने। और एक चीज नहीं बताया मैंने, क्या? वितरण। ये चीज हम बात करेंगे इसकी। आपको इन दोनों चीजों में डाउट है तो बता दो। उपभोग मतलब उपभोग से एक पड़ा है, जब वाणिज्य सत्ताओं की जो संतुष्टि के लिए किसी वस्तु का प्रयोग करना उपभोग कहलाता है। उत्पादन जब फार्म या कंपनी या उद्योग जो मानवीय सत्ताओं की पूर्ति के लिए जो है वो निर्माण करते हैं किसी भी चीज का, तो उसे क्या कहते हैं? उत्पादन कहते हैं। अब वितरण से ही है वस्तु और सेवाओं को अलग अलग भागों में बांटने से। मान लो किसी भी चीज को अलग अलग भागों में बांटने से। ठीक है, वितरण। ठीक है, इससे समझ में आ गया होगा ये तीनों चीज आपको। मतलब जैसे एक्सप्लेनेशन अच्छे से चाहिए तो एक बार बुक रीड कर लेना, क्योंकि वैसे इसमें नॉर्मल चीजें पूछी नहीं जाती है, मतलब ये समझने के लिए आपको इम्पोर्टेंट है, ताकि आने वाले समय में दिक्कत ना हो। तो ये समझ आ गया होगा आपको ये तीनों चीज। एक बार बुक से जिसको भी समझ में आया वो कमेंट कर दे, या जिसको समझ में आ गया तो वो एक बार और अच्छे से रीड कर ले बुक में से टॉपिक वाइज टॉपिक। अब बात करेंगे हम सांख्यिकी की, वो तो हमने पढ़ ही लिया होगा अभी। मैंने आपको बताया था सांख्यिकी गणित की वह शाखा है जी, सांख्यिकी गणित की वह शाखा है जिसमें क्या आंकड़ों का संग्रहण, प्रदर्शन, वर्गीकरण और उसके गुणों का आकलन किया जाता है। मैंने अभी सांख्यिकी के बारे में बता दिया आपको। अब उसके बारे में तो आप जान चुके हो, तो अब उसके बारे में हम सांख्यिकी पढ़ चुके हैं, उपभोग पढ़ चुके हैं, उत्पादन पढ़ चुके हैं, वितरण पढ़ चुके हैं, और इससे रिलेटेड जो आगे वाली चीजें है वो हेडिंग वाइज हेडिंग पढ़ेंगे। अब हम बात करेंगे किसकी? सांख्यिकी की तो हमने बात कर ली, पर ये 2 तरह की होती है। क्या है? ये 2 तरीके की होती है। पहली जो होती है हमारी, मतलब जैसे एक वचन के रूप में होती है। एक वचन आपको पता ही होगा क्या होता है, मतलब एक वचन के रूप में सांख्यिकी की विशेषता नहीं पता होगी आपको, वो मैं बताऊंगा। और दूसरी बहुवचन के रूप में। ठीक है, ये बहुवचन के रूप में जो हमारी एक वचन के रूप में होती है। क्या एक वचन के रूप में? मतलब आंकड़ों को इकट्ठा करना हो गया। क्या इकट्ठा करना? एकत्रित करना, मतलब हिंदी में बोलते हैं इसे एकत्रित करना हो गया। इसका वर्गीकरण करना हो गया, वर्गीकरण। इसका जो तीसरा हमारा पॉइंट हो चुका है वो हमारा प्रस्तुतिकरण हो गया, प्रस्तुतिकरण। ये आप समझ गए होंगे ये तीनों चीज। और आंकड़ों का वर्गीकरण, विश्लेषण, ये सब मतलब एक वचन के रूप में होता है हमारा। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको एक वचन के रूप में क्या क्या होता है। मतलब
एकत्रित करना, वर्गीकरण करना, उसका प्रस्तुतिकरण करना, विश्लेषण, ये सब एक वचन के रूप में होता है। अब बात करते हैं मेन चीज बहुवचन। इस पूरे बुक में हमारे को जो बता रखा है वो बहुवचन के इस चैप्टर में मतलब बहुवचन के बारे में बता रखा है। मतलब एक वचन के बारे में बस यही डेफिनेशन के बारे में बात हुई है और कहीं इसकी बात नहीं हुई है, क्योंकि जो संख्यांकी में जो बात करेंगे जो आगे वाले चैप्टर में वो हर एक बहुवचन के बारे में मतलब एक से ज्यादा के बारे में बात होगी, एक के बारे में बात नहीं होगी कभी भी। ठीक है, ये समझाऊंगा मैं आपको। आप पूरे संख्यांकी इसमें आंकड़ों समूहों का समूह होना चाहिए। मेन चीज इसमें देखो, मैंने बोला था ना कि समूह होना चाहिए। एक अकेली संख्या समंक मतलब संख्यांकी नहीं कहलाएगी एक अकेली संख्या। अभी मैं आपको पूरा एग्जांपल देके पूरा अच्छे से समझाऊंगा इसको क्या होता है ये बहुवचन के। पहले इसकी डेफिनेशन देता हूँ आपको। मतलब बहुवचन जो बहुवचन से मतलब संख्यांकी में बहुवचन से अभिप्राय आप मतलब आंकड़ों या समंकों का समूह होता है इसमें, जिससे कि हम तुलना कर सकते हैं और उससे निष्कर्ष निकाल सकते हैं। अब उदाहरण देता हूँ मैं आपको। मैंने एक टेस्ट दिया, क्या दिया? एक टेस्ट दिया, अकेले दिया वो ट्यूशन में। तो क्या मुझे पता चलेगा कि मैंने कितने नंबर लाया, किससे ज्यादा नंबर लाया? नहीं पता चलेगा मुझे ये चीज। यही बात बताना चाहता हूँ आपको मैं। समूह होना चाहिए ना, तो उसमें मतलब पता नहीं चलेगा। अब मान लो समूह है तो मैं एक बार बताओ, अब मेरे दोस्त है, समूह बना के हम टेस्ट दे रहे हैं कि क्लास में, और फिर हमारे को नंबर चेक होके आएंगे तो हमें पता चलेगा कि मैं इससे ज्यादा नंबर लाया, इससे कम नंबर लाया, या मुझे इतनी इंप्रूवमेंट करनी चाहिए तैयारी में अपनी। तो उसे इसलिए संख्यांकी में जो समूह की आवश्यकता होती है हमारी। एक अकेले की बात कभी नहीं होगी। तो एक अकेले की बात जो हमारी होती है वचन के रूप में, वो तो होगी इकट्ठा करने के बारे में, पर ये एक देने के बारे में कई बात नहीं होगी हमारी। मतलब इसमें समूह की आवश्यकता होती है हमारी, इतना समझ गया होगा। मतलब एक वचन के रूप में, द्विवचन तो है ही नहीं, बहुवचन के रूप में जो होगा हमारा समूह होना चाहिए। कोई भी पूछे द्विबहुवचन की परिभाषा तो ये बोल देना समूह होना चाहिए, ताकि समूह होगा तो निष्कर्ष निकलेंगे, और निष्कर्ष निकलेंगे तो आप तुलना कर सकते हो उनकी। ये है इसकी डेफिनेशन, समझिए। जिसको डेफिनेशन चाहिए हो किसी भी टॉपिक की तो वो आप मुझसे कमेंट में लिख सकते हो, जिससे कि मैं आपको बता दूं। ठीक है, अब हम बात करेंगे संख्यांकी। तो आपने पढ़ लिया एक वचन के रूप में, बहुवचन के बारे में इनकी डेफिनेशन भी पढ़ ली हमने। तो आप जैसे हम पढ़ेंगे इनकी बातों का, वो हम इसकी बहुवचन की विशेषता पढ़ेंगे, पर उसको पढ़ने से हम कुछ मेन बातें पढ़ेंगे जो हम पढ़ने जा रहे हैं। ये तो विशेषता कुछ ज्यादा लंबी हो जाए उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि जो संख्यांकी उपकरण क्या होते हैं। संख्यांकी उपकरण 5 तरीके के होते हैं। क्या? उपकरण। संख्यांकी उपकरण वे विधियां होती है जिनके द्वारा आंकड़ों को एकत्रित किया जाता है, प्रस्तुतिकरण किया जाता है, वर्गीकरण, विश्लेषण और निर्वाचन। तो मतलब 5 तरीके की होती है। सबसे पहले नंबर पे हमारा आंकड़ों का क्या होता है? संकलन। दूसरे पे क्या होता है हमारा आंकड़ों का? दूसरे पे क्या होगा हमारा? आंकड़ों को पहले इकट्ठा करेंगे, फिर उनको वर्गीकरण करेंगे। जो तीसरे पे हमारा क्या हो सकता है? वर्गीकरण तो हो गया हमारा, अब उसको प्रस्तुत करेंगे। उसके बाद हमारा निर्वाचन हो गया। निर्वाचन से पहले हम विश्लेषण करेंगे उसको, विश्लेषण। उसके बाद जो हमारा आएगा निर्वाचन। ये 5 विधियां आपको बुक के अंदर दे रखी है। ये 5 विधियां इस प्रकार है जो आंकड़ों को इकट्ठा करने के लिए की जाती है, उसको प्रस्तुत करने के लिए की जाती है। संख्या उपकरण वे विधियां होती है। आपको समझ में आ गया होगा ये चीज मतलब जो है छोटी सी टॉपिक है, मतलब कोई नॉर्मल से नहीं। इसमें वही बताया जाएगा आपको कि आंकड़ों का संकलन क्या होता है, आंकड़ों का वर्गीकरण क्या होता है, आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण कैसे होता है, विश्लेषण कैसे होता है, निर्वाचन कैसे होता है। ये आपको समझ में आ गया। आपको मतलब ये 5 तरीके के होते हैं। आपको बुक में टॉपिक वाइज टॉपिक मिल जाएगा। पहले में आपका सबसे पहले आंकड़ों का संकलन, वर्गीकरण, फिर उसके बाद प्रस्तुतिकरण, उसके बाद निर्वाचन से पहले विश्लेषण है। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा आपको। अब हम बात करेंगे इसकी बहुवचन के रूप में। इसकी संख्यांकी की जो है वो हम बहुवचन के रूप में विशेषता पढ़ेंगे। मैंने आपको बताया था एक वचन के रूप में नहीं पूछा जाएगा, तो इसकी बहुवचन के रूप में जो हम विशेषता है, अब इसके बहुवचन के रूप में विशेषता के बारे में हम पढ़ेंगे। अब हम बात करेंगे किसकी? संख्यांकी की बहुवचन संज्ञा के रूप में विशेषता। मैंने आपको बताया था कि बहुवचन के रूप में बात होगी। किसके बारे में बात होगी? बहुवचन संज्ञा के रूप में बात होगी। इतना समझ में आ गया होगा आपको कि बहुवचन क्या होता है, पहले बता दिया मैंने आपको। अब बात करते हैं पहला पॉइंट इसकी विशेषता पढ़ रहे हैं। तो पहला पॉइंट हमारा जो है तथ्यों का समूह होना चाहिए। मैंने कुछ समय पहले बताया था आपको कि समूह क्या होता है। वही समूह, वही बात आ गई ना आपको यहाँ पर। समूह तो तथ्यों का एक अकेली संख्या समंक दिया, मतलब संख्यांकी नहीं कहलाएगी, एक अकेली संख्या। मान लो जैसे मैं हूं, अकेला भाग रहा हूँ, मैं रेस में जीत गया, कोई फायदा नहीं। जब अकेला भागा हो तो कभी तो जीतूंगा, कभी तो रेस के एंड पहुंचूंगा। बट कई वही बात हो जाती है, कई समूह के साथ जो होता है समूह, तो समूह होना अनिवार्य है। मैं टेस्ट दे रहा हूँ तो अकेले थोड़ी दूंगा, सबके साथ दूंगा।
जो भी वीडियो एंड तक देख रहे हैं, इतना याद रखना, जो भी वीडियो एंड तक देख रहे हैं, ताकि स्किप मत करो वीडियो, ताकि आपको एक एक पॉइंट ना छूटे। जैसे मैंने अभी पहले बताया आपको समूह के बारे में, यदि आप मैं बताऊं तो अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। एकदम वीडियो को स्किप ना करें जिससे एक भी पॉइंट छूटे। एक बात बताओ, समूह समझना है कि आपको जैसे समूह होना चाहिए। जैसे क्लास के बारे में मैंने अभी एग्जांपल दिया था, जैसे एक क्लास है, उसके अंदर टेस्ट होंगे तो सही बच्चों के नंबर देखे जाएंगे। बट किसी एक बच्चे का टेस्ट होता है पर्सनल, तो उसमें पता ही चलेगा कि उसकी तुलना ही नहीं हो पाएगी किसी से कि वो किससे ज्यादा लाया कि ये सब समझिए आओ, ये सब आपको समझ में आ ही गया होगा। जैसे आप बात करेंगे हम किसके बारे में, ये पढ़ लिया हमने, तथ्यों का समूह होना चाहिए। याद रखना मेन चीज हमारा है समूह पर डिपेंड करता है ये संख्यांकी। यदि समूह नहीं होगा तो संख्यांकी कोई फायदा नहीं, तो इतना याद रखना। संख्याओं में व्यक्त, इसमें हमेशा जो भी आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं, जो भी आंकड़े जो है, जो आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं, उन सभी आंकड़ों को संख्याओं के रूप में व्यक्त किया जाता है। मतलब जैसे इसमें संख्याओं में व्यक्त, जैसे मैं बोलूं मोहन बड़ा है, मोहन बड़ा है सोहन से, इसमें आपको पता चल रहा है कि मोहन कितना बड़ा है सोहन से, नहीं ना। यही संख्यांकी में बताया जाता है, उसे संख्याओं में व्यक्त करना पड़ता है। कि मैं बोलूं कि मोहन बड़ा है कितने साल, यदि मैं बोलूं मोहन 15 साल का है और सोहन 12 साल का, तो इसमें आपको पता चल रहा है साफ क्या, ये 3 साल बड़ा है मोहन। इसलिए इसे बोलते संख्याओं में व्यक्त करना संख्यांकी को जरूरी होता है। अनेक कारण, एक बात बताओ, संख्यांकी कभी भी एक कारणों से प्रभावित नहीं होती है। कितने कारणों से, अनेक कारणों से, मतलब इसकी गिनती नहीं होती, अनेक किसने कितने कारणों से प्रभावित हो सकते हैं। जैसे मैं बताता हूँ, जैसे कृषि है, कृषि उत्पादन में 30% की जो वृद्धि है, जो 30% की जो वृद्धि है वो अनेक कारणों से हो सकती है। जैसे मांग में वृद्धि हो गई हो, मांग में वृद्धि, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, पूर्ति की मांग बढ़ गई हो, जैसे जितनी मांग थी उतनी पूर्ति हो गई हो, समझ में आएगा, पूर्ति की मांग में वृद्धि हो गई। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था 20-30 वाला, यदि जब मैं बोलूँ 30 के 30 खरीदने वाले और 30 के 30 में बुक बेच रहा हूँ, तो कोई दिक्कत होगी नहीं, तो कर में अपना हुआ 30% की वृद्धि हो जाए। और बताओ जब करों में वृद्धि हो गई हो, करों में वृद्धि, इतना समझ में आ गया आपको कि मतलब अनेक कारणों से प्रभावित हो सकती है ये। तो ये मत सोचना कि संख्या कभी एक कारणों से प्रभावित होती है, ठीक। अब हम बात करते हैं उचित मात्रा में शुद्धता। उचित मात्रा में शुद्धता, जो आंकड़े हम एकत्रित कर रहे हैं, क्या जो आंकड़े हम एकत्रित कर रहे हैं तो उसको शुद्धता होना अनिवार्य है। मतलब जैसे कोई भी कार्य जो करना है वो शुद्धता होना तो अनिवार्य होता है कि शुद्ध होना। जैसे आगे उसकी आकृति, उसका प्रकार, उस पर निर्भर करती है वो। जैसे मान लो जनसंख्या के ऊपर, मान लो हम जनसंख्या के ऊपर बात कर रहे हैं, जनसंख्या के ऊपर आंकड़े एकत्रित कर रहे हैं, तो ये बताओ मैं अंदाजा लगाऊंगा कि अपने भारत में 130 करोड़ आबादी है, वो नहीं चलेगा, उसमें शुद्धता नहीं है, क्योंकि ज्यादा भी हो सकते हैं कम भी हो सकते हैं। यदि कई अपने व्यक्तियों द्वारा, मतलब जो कोई भी व्यक्ति मतलब जो होता है जो जनसंख्या के लिए लोगों को घर पे भेजता है, अरे घर पे जाएगा वो, जैसे ये घर है, घर घर पे जाएगा वो, घर घर पे जाएगा, हर एक घर पे सूचना एकत्रित करेगा, फिर उसको मतलब पूछेगा कि कितने बंदे शिक्षित है, कितने मतलब बेरोजगार है, इससे पता चलेगा। हर एक चीज के बारे में हमारे को पता चलेगा, उससे संबंधित जानकारी मिलेगी। तो इससे क्या फायदा होता है हमारा, एक तो करेक्ट मिलता है, शुद्ध जानकारी भी हमारे को शुद्ध मिलती है, क्योंकि व्यक्ति जब प्रत्यक्ष रूप से मतलब आमने सामने खुद बात करता है, उसे खुद देखता है कि उसके घर में कितने परिवार है, मतलब उससे जनसंख्या, यही हमारा अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो टोटल कितने होते हैं। तो इसलिए मतलब उचित मात्रा में शुद्धता होना अनिवार्य है सांख्यिकी में, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा। परस्पर संबंधित एवं तुलनात्मक, इसमें परस्पर संबंधित एवं तुलनात्मक जरूर होना चाहिए, और तुलना का बोध, जब तक उसमें तुलना का बोध है ना, तुलना जब तक तुलना नहीं हो सकती आपस में, संख्या नहीं खिलाएंगे। जैसे आपको मैंने जो क्लास वाला या टेस्ट वाला एग्जांपल दिया है, यदि जब आपको तुलना ही नहीं होगी तो संख्या मतलब आप किस काम के, आपका कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ेगा कि आप किससे ज्यादा लाए हो, किससे कम लाए हो, आपको कितना नंबर और लाना है। तो वही कॉन्फिडेंस बताता है ये संबंधित तुलनात्मक, मतलब तुलनात्मक मतलब तुलना हो की जा सके किसी संबंधित कार्य से। परस्पर संबंधित एवं तुलनात्मक, वो किसी मुझे तुलनात्मक तुलना योग्य होना चाहिए। जैसे मैं बताऊं मोहन बड़ा है, जैसे मैं बोलता मोहन जो है, मोहन है 35 साल का, अब बोलूंगा रोहन है
30 साल का, राहुल है 32 साल का। इनमें आपस में तुलना की जा सकती है और परस्पर संबंधित, मतलब मैं बस आयु के बारे में लेके चाह रहा हूँ। किसमें मैं इसमें तुलना तो कर रहा हूँ, हमारे एक ही चीज के बारे में, जैसे बस आयु के बारे में। जैसे आयु, जो हमारी आयु बता रहा हूँ मैं, सब इनकी जो आयु बता रहा हूँ, इतना समझ में आ गया कि मैं बस इसकी आयु पे डिफरेंस कर रहा हूँ, इसलिए बताया गया क्वेश्चन कर रहा है कि परस्पर संबंधित होना चाहिए, एक ही चीजों के बारे में उनके अंदर तुलना होनी चाहिए। इतना समझा आपको, एक ही चीज के बारे में मतलब तुलना होनी चाहिए जिसमें वो परस्पर संबंधित भी हो और तुलनात्मक भी हो। इतना समझ में आ गया, मतलब तुलना की जा सके उसकी एक ही आयु पे। जैसे मैं कपड़े का ले रहा, मतलब अलग अलग क्वालिटी के लूंगा तो उन्हीं की आपस में तुलना करूंगा कि कौन ज्यादा बिका कौन कम बिका, मतलब यही बात होगा। जैसे मान लो अनाज पे ले लेता है, चावल हो गया गेहूं हो गया, तो इनके आपस में तुलना करी जा सकती है, मगर अनाज और कपड़े की तुलना नहीं की जा सकती है। ये याद रखना, संबंधित होना अनिवार्य है। वो जिसको भी समझ में आ रहा है वो कमेंट लाइक शेयर जरूर करना, जिससे कि आपको, और जिसको भी वीडियो अच्छी लग रही हो वो अगले पार्ट के लिए जरूर बोले। पूर्व निश्चित उद्देश्य से एक बात बताओ, जो आंकड़े संख्यांकी में जो भी आंकड़े एजेंट या कोई भी आंकड़े एक्टिव कर रहा है, जिसके द्वारा मतलब जो कुछ करने वाला है, ऐसे जनसंख्या के बारे में कोई भी आंकड़े एक्टिव कर रहा है, वो किसी उद्देश्य के लिए तो करेगा, पूर्व निश्चित उद्देश्य के, उसका कोई एक उद्देश्य तो होगा। जैसे जिसके द्वारा, जिसके लिए कर रहा है, वो जनसंख्या कर रहा है किस लिए, ताकि पता चले कि देश में जनसंख्या कितनी है, या किसी भी कारण से मतलब कर रहा है वो। जैसे मान लो मैं करता हूँ, उत्पादन करता हूँ किसी चीज का, या मेरे को पता करना है कि मतलब जैसे कोई मोबाइल बनाता हूँ मैं, अब मुझे देखना है कि इस मोबाइल की मतलब डिमांड कितनी है, तो उसके बारे में देखने के लिए पहले मैं आंकड़े एकत्रित करूंगा कि कितने लोगों को कौन कौन सी क्वालिटी चाहिए फोन के अंदर, जिससे कि पता चले मुझे कि हाँ इनको इस क्वालिटी की चाहिए, तो मैं उस क्वालिटी की बनाऊंगा। तो उसमें मतलब एक उद्देश्य है मेरा कि आंकड़े किस लिए एकत्रित कर रहा हूं, ताकि मुझे पता चले कि लोग मतलब किस क्वालिटी का फोन चाहते हो, एक उद्देश्य के लिए, पूर्ण निश्चित उद्देश्य के लिए। जैसे एक उदाहरण के तौर पर देता हूँ, बच्चे स्कूल जाते हैं किस लिए, पूर्ण निश्चित उद्देश्य के लिए, मतलब पढ़ने के लिए आते हैं, वो खेलने कूदने के लिए थोड़ी जाते हैं, वो तो घर ही पे खेल लेते हैं, मतलब स्कूल जाते हैं। एक बताओ, कोई व्यक्ति काम पर जा रहा है, किस लिए जा रहा है, पैसा कमाने के उद्देश्य से जा रहा है ना, तो एक पूर्व निश्चित उद्देश्य के लिए जो होता है ना, वो हमारा वो आता है हमारा संख्या के अंदर बहुवचन संज्ञा के रूप में विशेषता है उसकी। अब हम बात करते हैं इसके बारे में। हेलो फ्रेंड, जो हमारा बाकी के जो कार्य महत्व जो भी बचे हैं आगे के टॉपिक्स, वो हम पार्ट 2 मतलब दूसरी वीडियो में हम पार्ट 2 पे डिस्कशन करेंगे, क्योंकि ये वीडियो ज्यादा लंबी जा चुकी है। तो थैंक यू।